माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम +2 बायोलॉजी का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ is a state of health about reproduction in all aspects। रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट के बारे में हेल्दी फीलिंग ये हमारी आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। रिप्रोडक्शन के बारे में हमारी हेल्दी फीलिंग, हेल्दी बातें, हेल्दी जानकारी सब रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट मे बी अकॉर्डिंग टू WHO। WHO का नाम आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया में हेल्थ की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कहती है हेल्दी इन इमोशनल, सोशल, मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। इस एस्पेक्ट में हमारी हेल्दी फीलिंग होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO, वी शुड बी हेल्दी इन इमोशनल, सोशल, मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के ये सारे एस्पेक्ट अगर हेल्दी हैं तो हम कहेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं। बट रिप्रोडक्टिव हेल्दी इज ए ब्रॉड टर्म, इट इज ए वेरी ब्रॉड टर्म। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इमोशनली भी हम हेल्दी, हमारी सोच, हमारे इमोशन, हमारा व्यवहार, हमारा जो चाल चलन, सोसाइटी में भी रिप्रोडक्शन के बारे में हमारी ठीक फीलिंग होनी चाहिए, कोई गलत विचार ना आए। मेंटल, हमारे दिमाग में इस संबंधी कोई गलत ना आए। और फिजिकली तो है ही, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक रहे, सिस्टम ठीक रहे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सारा कुछ हेल्दी रहे, ये क्या रहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी सोच, हमारा व्यवहार, रिप्रोडक्शन के बारे में हमारे विचार, इस सारी चीजों को प्रकट करता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जनरल जानकारी हम लें। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारी प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी क्या रही है, what are the problems and strategy about reproductive health। reproductive health को हम RH कहेंगे, reproductive health का मीन्स RH। क्या क्या स्ट्रेटजी रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम रही हैं। वास्तव में in 1951 4 year आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिपेंडेंस के केवल 4 साल बाद, भारत एक पहला देश था दुनिया में जिसने फैमिली प्लानिंग पे काम शुरू किया। फैमिली प्लानिंग। India was one of the first country in the world who started the program of family planning, जिसने फैमिली प्लानिंग का काम शुरू किया सबसे पहले भारत ने। अब आप जानते हैं कि इसमें कितने सारे एस्पेक्ट आते हैं। ए न्यू डिपार्टमेंट
RCH, इसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये डिपार्टमेंट शुरू किया गया। आज भी ये हर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट है। इसको कॉमन उसमें जच्चा बच्चा विभाग के नाम से जानते हैं। दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट विच इज वेरी अटेंटिव अबाउट रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन से संबंधित सारी बातें, सारी जानकारी आपको दी जाती हैं। इसकी वजह से हमारे देश की जनसंख्या में भी, हेल्थ में भी, रिप्रोडक्शन में भी और मदर और चाइल्ड के हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ हमारे देश में बहुत ज़्यादा बच्चे, इन्फेंट्स और प्रेग्नेंट मदर यूज्ड टू डाई, बहुत सारे मर जाते थे इस डिपार्टमेंट से पहले। जब तक सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया था तो कुछ औरतें प्रेगनेंसी पीरियड में मर जाती थी, कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, कुछ पैदा होकर कुछ टाइम मर जाते, कुछ औरतें जब बच्चा पैदा होता है डिलीवरी के टाइम मर जाती थी। तो ये बड़ी एक ड्रॉबैक था क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं थे, इतनी जानकारी नहीं थी। बट दिस डिपार्टमेंट हैज इम्प्रूव्ड ए लॉट। आज प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत कम केस हैं कि किसी औरत को कोई प्रॉब्लम हुई हो, नहीं तो नॉर्मली वो डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है। और बच्चा पैदा होते बहुत कम केस हैं जो बच्चे मरते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा RCH प्रोग्राम से, ये जो प्रोग्राम है इसको कहते हैं RCH। ये RCH प्रोग्राम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस RCH प्रोग्राम में क्या क्या आता है? नंबर 1, केयर ऑफ इन्फेंट्स, जो बच्चे पैदा हुए उनकी देखभाल। दूसरा, केयर ऑफ मदर, जो मदर प्रेग्नेंट है उनकी देखभाल। तीसरा आता है वैक्सीनेशन। चौथा आता है फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। और पांचवा इसमें आता है STD, देयर नॉलेज, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। बच्चों को टिक्के लगाए जाते हैं, देखभाल की जाती है। अब वास्तव में ये सारी चीजें प्रयास है, एफर्ट्स है, कर भी रहे हैं, लेकिन ये सीरियसली नहीं होती। अगर ये सारी चीजें सीरियसली हो जाएं, हमारा ये डिपार्टमेंट सीरियसली काम करे, तो इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत फायदा मिलने वाला है। और इसका हमारे समाज पे भी, बच्चों पे भी, हेल्थ पे भी बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो पाती, ये सारे काम नहीं हो पाते। वी आर नॉट टू मच एक्टिव इन दिस डायरेक्शन। हमारी सरकार भी इतनी एक्टिव नहीं है, हम भी इतने एक्टिव नहीं है कि इन सब पे काम हो। वास्तव में चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बच्चों को टिक्के लगाने का एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में लगते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री, बिना किसी पैसे के बच्चों की सुरक्षा के लिए बच्चों को टिक्के लगाए जाते हैं, उनको भोजन की जानकारी दी जाती है, STD की जानकारी दी जाती है। STD आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, these are the sexually
ट्रांसमिटेड डिजीज। इन बीमारियों के बारे में जानकारी, इन बीमारियों का खोज, इन बीमारियों का ट्रीटमेंट, इन बीमारियों से बचाव, ये सारी जानकारी इसमें दी जाती है। परंतु ये बहुत सीरियसली ना तो हमारी आम पॉपुलेशन लेती, ना ही ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इस मामले में थोड़े से ढीले हैं, वो थोड़े से सीरियसली एफर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस वास्तव में इट इज ए टेक्निक टू चेक जेनेटिक डिफेक्ट इन फोइटस। मां के पेट में जो बच्चा है उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस। क्या होता है इसमें, ये फोइटस है, यहां मां के पेट में ऐसे ये फोइटस होता है, ये बच्चा होता है और ये जुड़ा होता है प्लेसेंटा के द्वारा। ये इसके ऊपर होती है फोइटल मेम्ब्रेन, और फोइटल मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन होती है एमनियोन। द नेम ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज एमनियोन। इस एमनियोन मेम्ब्रेन में यहां एक फ्लूइड भरा होता है, इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज एमनियोटिक फ्लूइड, and in this fluid we can check, we can test, we can know what is the genetic or chromosomal composition। अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है तो इससे हमें पता लग जाता है। एमनियोसेंटेसिस में कुछ सेल होती हैं, सेल की क्रोमोसोमल कंपोजिशन हम देखते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि इस बच्चे में क्या डिफेक्ट है। वो जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट का पता लगाने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, लेकिन इसका मिसयूज था। मिसयूज क्या है, वी कैन नो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। लोगों ने इसको प्रैक्टिस को यूज कर लिया बच्चे का सेक्स पता लगाने में, बच्चा मेल है कि फीमेल है। जब मेल फीमेल का बच्चे में पता लग गया तो वो क्या करते हैं, फीमेल की संख्या घटी, इससे सेक्स रेशो डिस्टर्ब, सेक्स रेशो डिस्टर्ब हुई, बच्चे मेल की संख्या बढ़ी, फीमेल की घटी, लोगों ने इसका मिसयूज कर लिया। तो टुडे देयर इज बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। इस पे आज बैन है, आज हम इसको यूज नहीं करते, आज ये यूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये आज एक बहुत पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगा। आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कंसेप्ट है, क्योंकि बेटियों की संख्या पहले ही कम हुई एमनियोसेंटेसिस की वजह से, अल्ट्रासाउंड की वजह से, सोनोग्राफी की वजह से। लोगों ने चेक करके जो गर्ल चाइल्ड है उसको अवॉइड कर दिया, जिसकी वजह से इनबैलेंस हुआ पॉपुलेशन में, मेल की संख्या बढ़ी, फीमेल की संख्या घटी। तो ये इसी कारण से पता लग जाता है पहले कि इसके फीमेल के यूटेरस में डेवलपिंग चाइल्ड मेल है या फीमेल है। अब ये मेल या फीमेल होना एक तो टेक्निक एमनियोसेंटेसिस है, एक अल्ट्रासाउंड की टेक्निक है सोनोग्राफी, उसको हम कहते हैं सोनोग्राफी। इससे पता लग जाता है कि बच्चे का सेक्स क्या है। माँ के पेट में बच्चा, माँ के यूटेरस में बच्चा फीमेल है या मेल है। तो उसको फीमेल है तो उसको फोर्टिसाइड से उसको डैमेज करके एमटीपी के द्वारा उसको निकाल देते हैं, जिससे मेल की संख्या बढ़ी है, फीमेल की घटी है। लेकिन आज इस पर बैन है, आज हम इसको यूज नहीं करते। आजकल के इसमें हम इसको किसी भी उसमें इसका वो है। इसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कंट्रासेप्टिव पिल, कुछ गोलियां आती हैं, अगर उनको खा ले लेडीज तो ओवुलेशन नहीं होता। इसमें CDRI
ये एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ में है और सबसे पहले इन्होंने गोली बनाई, उस गोली का नाम था सहेली। दिस वाज ए टेबलेट डेवलप बाई CDRI लखनऊ ने, और उससे ये पॉपुलेशन कंट्रोल हुई कुछ सीमा तक। उसके कारण से लोग, जब ये CDRI का ड्रग्स का यूज हुआ तो उससे पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। ये एक फैमिली प्लानिंग का मेथड था, इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक थी इसके लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। इसके बाद बहुत सारी टेक्निक चली, उसको हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन पहले हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें। पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे देश की पॉपुलेशन फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, फास्ट इंक्रीजिंग। इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऐसा मानते हैं 2 बिलियन इन 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, और ये 6 बिलियन होगी 2000 में, तो थ्राइस होगी ये पॉपुलेशन, 3 टाइम इंक्रीज हुई। तो पॉपुलेशन के जो रेट है, ग्रोथ रेट, दैट बिकम थ्राइस, बहुत तेजी से बढ़ी। ये जो पॉपुलेशन बढ़ी, ये 1900 से लेकर 2000 तक ये 3 गुनी हुई, बड़ी फास्ट पॉपुलेशन बढ़ी, और इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमारे देश की पॉपुलेशन बड़ी फास्ट बढ़ी है। ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का एक जनरल डेटा है। अगर आप इसको देखें, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसमें हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, और 2000 में हमारी पॉपुलेशन लगभग 1 बिलियन पार कर गई। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली थ्राइस इन हाउ मच ईयर, 53 ईयर्स। 53 वर्षों में हमारी पॉपुलेशन है 3 गुने से ज्यादा होगी लगभग। इस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। इसका कारण था डिक्रीज इन IMR एंड MMR। व्हाट इज दिस IMR? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों के मरने की दर, एंड MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये दोनों घटे। पहले बहुत सी औरतें बच्चा पैदा होने में मर जाती थी, बहुत से बच्चे पैदा होकर मर जाते थे, लेकिन अच्छी मेडिकल फैसिलिटी की वजह से IMR और MMR इन दोनों में कमी आई, जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। इससे हुआ फास्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में बड़ी तेजी से ग्रोथ हुई। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी फास्ट हुई, और अगर हम इस डेटा को सोचें तो 2001 सेंसस में, इन 2001 सेंसस और ग्रोथ रेट वाज 1.7%। हमारा ग्रोथ रेट 1.7% था। 2001 के सेंसस की अगर हम बात करें तो ये इस हिसाब से इन 33 ईयर्स आवर पॉपुलेशन बिकम डबल, आवर पॉपुलेशन बिकम्स डबल। इस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 33 वर्षों में डबल हो जाती है। इसका मतलब ये एक बड़ा फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जो कि 1.7% रेट से भी 33 सालों में हमारी पॉपुलेशन दुगनी हो जाती है। इस हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट बड़ा फास्ट है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन। आप जानते हैं पॉपुलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम बनाई होती है। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता। फूड प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है,
एजुकेशन प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम की जड़ पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रहे तो ना तो गरीबी होगी, सबको शिक्षा भी मिलेगी, सबको नौकरी भी मिलेगी, सबको अच्छी अवसर मिलेंगे। लेकिन ये पॉपुलेशन इतनी फास्ट बढ़ रही है कि इतनी पॉपुलेशन में चांस नहीं रहते, डिजीज भी बढ़ती है, मकान भी नहीं मिलती, रहने की जगह भी नहीं मिलती। बट फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड मैरिज एज, गवर्नमेंट ने मैरिज एज तय की, मैरिज एज 18 ईयर फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। अगर इससे पहले कोई शादी करता है तो दैट इज ए क्राइम। बाल विवाह कोई करता है, इससे कम एज में कोई शादी करता है तो वो एक बड़ा दंडनीय अपराध माना जाता है। तो सरकार ने ये की, तो इस हिसाब से हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में कंट्रोल हुआ है। इसके बाद बहुत सारी कंट्रासेप्टिव डिवाइस पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइस दी गई, कुछ गर्भ निरोधक प्रयोग किए गए। एक आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस के करैक्टर क्या होने चाहिए? व्हाट शुड बी करैक्टर ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस? किस कंट्रासेप्टिव डिवाइस को हम आइडियल कहेंगे? अच्छी कौन सी होगी? नंबर 1 वेरी चीप, बहुत सस्ती हम चाहते हैं जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस है वो फ्री में मिल जाए, उसके लिए हमें पैसे कम खर्च करने पड़े। दूसरा, ये फ्रेंडली हो, बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, बहुत इजी हो। तीसरी, इजीली अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि मिले ना। चौथी, इजी टू यूज हो। और पांचवी, नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। और छठी, नो इंटरफेरेंस विद सेक्स ड्राइव, सेक्स ड्राइव में भी उसका कोई नुकसान ना हो, कोई इस तरह की कोई वो ना हो, तो इसको इससे हम अच्छी वो मानते हैं। और ये कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइस हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होने की वजह से, ये कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज होने की वजह से हमारी पॉपुलेशन कुछ लिमिट तक। हम सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन आज एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये पॉपुलेशन है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वी शुड कंट्रोल द पॉपुलेशन। हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? इसके लिए कई सारे मेथड हैं। जैसे पहला, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा मेथड है बैरियर मेथड। तीसरा मेथड है केमिकल मेथड। और जो चौथा मेथड है वो है बायोलॉजिकल या सर्जिकल मेथड। ये चार मेन मेथड पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लेते हैं, जिनमें सबसे पहले और सबसे कॉमन मेथड आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है कि अवॉइड कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड।
contact during fertility period. Menstrual cycle 10th to 17th day is a highly fertile period. ये पीरियड ऐसा है, ये हाईली फर्टाइल पीरियड है. इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन पीरियड है, इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन हो सकता है. तो पीरियड का स्टडी का मतलब है वी शुड नॉट कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी अवॉइड है. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी अवॉइड है. मेल में 10 से लेकर 17 डेज तक कॉन्टैक्ट नहीं किया जाए. अगर फीमेल में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ना तो स्पर्म ओवम को मिलेगा. उस टाइम जब ओवम अवेलेबल है या स्पर्म लिविंग रहते हैं तो वो पीरियड अवॉइड करें. तो ये सबसे पहली टेक्निक है, दैट इज एब्स्टिनेंस पीरियड. इसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए. मेल फीमेल में अलग रहे, दोनों आपस में ना मिले, उनमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा. ये पहला है. दूसरा है इसमें विड्रॉल मेथड. में विड्रॉल पेनिस from vagina at the time of ejaculation. जब ejaculation निकलते हैं, सीमेन निकलते हैं, उसी टाइम में पेनिस को वैजिना से बाहर निकाल देता है, जिससे स्पर्म वैजिना के अंदर नहीं जाते, वो उनको बाहर ही छोड़ देता है, जिस कारण स्पर्म को नहीं मिलते. इसको कहते हैं विड्रॉल मेथड. ये विड्रॉल मेथड भी बड़ा सक्सेस मेथड है. इसमें जब मेल फीमेल कॉन्टैक्ट होता है तो उसमें उस फर्टिलिटी पीरियड के टाइम मेनली अगर इसको फर्टिलिटी पीरियड में यूज किया जाए तो उस टाइम ये स्पर्म जो है बाहर निकालने, तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका मेथड है. अगला आता है तीसरा, इसी में लैक्टेशनल एमिनोरिया. जनरली जब तक मां ब्रेस्ट फीडिंग करती है, बच्चे को पूरी तरह से दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग, वो पीरियड स्टेराइल पीरियड होता है, मोस्टली अप टू 6 months आफ्टर प्रेगनेंसी. जब बच्चा पैदा डिलीवरी के 6 महीने तक फीमेल को कोई खतरा नहीं है, जनरली बच्चा पैदा नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. ये कंडीशन कहलाते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया. और इस मेथड में लेकिन इसमें कुछ डीमेरिट्स हैं. कभी कभी ये कामयाब नहीं होता. ये ब्रेस्ट फीडिंग मतलब भी प्रेगनेंट हो जाती है, जिसकी वजह डीमेरिट हो गई. ये पूरी तरह से कामयाब नहीं है. लेकिन वो पहले दोनों मेथड वो पूरी तरह से कामयाब है. उसमें विड्रॉल मेथड भी अच्छा है और एब्स्टिनेंस मेथड भी अच्छा है. जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ब्रेक को नहीं मिलेंगे. ये दोनों मेथड अच्छे मेथड हैं. इसके बाद आता है दूसरा बैरियर मेथड. बैरियर मेथड का मतलब है any device that do not allow contact of ovum and sperm. कुछ ऐसी टेक्निक करते हैं जिसमें ओवम स्पर्म ना मिले. ये मेथड बैरियर मेथड कहलाता है. बैरियर मेथड का सबसे कॉमन है कंडोम. कॉमन लैंग्वेज में इसको कंडोम बोलते हैं. इट इज मेड अप ऑफ
rubber or latex, and it is a balloon-like structure. बैलून की तरह का होता है, and it may be used by male और फीमेल, दोनों इसको यूज कर सकते हैं। मेल कंडोम भी आते हैं, फीमेल कंडोम भी आते हैं। दैट इज इन मेल एट द पेनिस, इन मेल एंड इन वेजिना बाय फीमेल। रिप्रोडक्शन के टाइम मेल अपने पेनिस पे लगा लेता है, फीमेल अपने वेजिना में रख लेती है। कोई सा एक रख रहे हैं एनिमल, एक को यूज करना तो दोनों की जरूरत नहीं होती, तो उसमें जब पसंद करते हैं तो इसका इसके अंदर चले जाते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते, वो फीमेल के यूट्रस तक नहीं पहुंचते, वो यूट्रस तक नहीं पहुंचते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये बड़ा कामयाब मेथड है और इससे एसटीडी प्रिवेंशन भी होता है। दिस आल्सो रिस्पांसिबल टू प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी। एसटीडी से बचने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ये है मेल और फीमेल में। इसके अलावा कुछ और भी जरिए होते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको। सर्विकल पैड, डायफ्राम और वोल्ट, ये भी फीमेल में यूज किए जाने वाले मेथड है। फीमेल को अपने इंटरनल सिस्टम में रख लेते हैं एंड दे डू नॉट अलाउ फर्टिलाइजेशन, दे डू नॉट अलाउ स्पर्म टू रीच दी ओवम। स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। इसमें फीमेल में सर्विकल पैड, ये सारे फीमेल के तीनों फीमेल के लिए होते हैं। इससे अब कुछ केमिकल्स भी हैं जो फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देते। केमिकल में देयर आर सर्टेन क्रीम्स, जेलीज, स्पर्मेशन सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन है जो स्पर्म को मार देता है। उसको रिप्रोडक्शन से पहले फीमेल के वेजिना में रख देते हैं। कुछ टैबलेट भी आते हैं, देयर आर सर्टेन टैबलेट फॉर्म। तो जब मेल इजैकुलेट होता है तो स्पर्म से निकल जाते हैं। दीज आर दी वाइडली यूज्ड केमिकल मेथड। इसके बाद आती है, नेक्स्ट है आईयूडी। आईयूडी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस यूटेरस में रखी जाती है। आपको पता है ये यूटेरस है। तो यहाँ ओवरी होगी, इसमें भी ये यूटेरस में रखी जाती है। इसलिए इनको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये डिवाइस आईयूडी 3 तरह की होती है। पहला नॉन मेडिकेटेड,
दूसरी होती है कॉपर लीजिंग। और तीसरी होती है हार्मोन लीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में कोई केमिकल नहीं होता, जैसे लिप्स लोड, ये नॉन मेडिकेटेड है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं होता। कॉपर लीजिंग में कॉपर टी Cu375 और एक और आती है इसमें मल्टीलोड और Cu7। ये सारी की सारी कॉपर लीजिंग है, जिसे कॉपर आयन निकलते हैं, देयर बीच कॉपर आयन। इन सभी में कॉपर आयन निकलते हैं, देयर बीच कॉपर आयन। हार्मोन लीजिंग में हार्मोन निकलते हैं, जैसे LNG20 और एक और इसमें यूज की जाती है प्रोगेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन लीजिंग है, इनमें हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन में प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं। हार्मोन आर प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन हैं जो निकलते हैं, जो प्रेगनेंसी को होते हैं। तो तीन तरह के बीच मेडिकेटेड है, कॉपर टी Cu7 मल्टीलोड 375 या कॉपर 375, ये है जो IUD को यूट्रस में रख लेते हैं, और जब इनको यूट्रस में रख लेंगे तो उससे स्पर्म तक नहीं पहुंच पाते, दे प्रिवेंट दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। वास्तव में इसमें जो ये रखे जाते हैं, जो कॉपर आयन है Cu आयन, उसका क्या फंक्शन है? जो कॉपर आयन में वाली है वो क्या काम करती है? तो कॉपर क्लोराइड दे प्रेस सुपर मूवमेंट, स्पर्म के मूवमेंट को सप्रेस कर देते हैं, स्पर्म को मूव नहीं होने देते, ताकि स्पर्म धीरे धीरे स्पर्म मोबिलिटी और दे डिक्रीज फर्टिलाइजिंग एबिलिटी और स्पर्म। ये जिसकी वजह से वो स्पर्म तक नहीं पहुंच पाते, वो स्पर्म की एबिलिटी गंदी स्पर्म मूव नहीं करेगा तो वो वहाँ ओविडक्ट तक नहीं पहुंचेगा। जो हार्मोनल है वो क्या करते हैं, दे मेक स्पर्म अनसुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने के लायक नहीं होता। दूसरा इसमें क्या होता है, यूटेरस इज नॉट सुटेबल, इनके चेंज हो जाता है उसमें, नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूटेरस में इम्प्लांटेशन नहीं होता, तो यूटेरस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इम्प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा, वो वहाँ डायग्राम बन जाता है, तो इम्प्लांट नहीं होगा। इसके अलावा सर्विक्स इज नॉट सुटेबल फॉर स्पर्म ट्रांसफर, सर्विक्स में को स्पर्म आगे नहीं जा पाते। ये भी इसका एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये स्पर्म वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये दूसरा, इस सर्विक्स स्पर्म को आगे नहीं जाने देती, इसको कहते हैं होस्टाइल।
स्तन समीक्षा पे लेंगे, समीक्षा चीज रहेंगे, वो यूटेरस में भी मिलेंगे ना, वहाँ पे ओविडक्ट में मिलेंगे। ये हार्मोनल पिंडल है, ये आज हमारे देश में सबसे ज्यादा IUD is most widely used contraceptive in India। हमारे देश में सबसे ज्यादा contraceptive का वजन है IUD। इसके बाद आती है ओरल contraceptive। कुछ गोलियां होती हैं, टेबलेट होती हैं जो खाई जाती हैं, इनको कहते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव का एक नाम मैंने पहले लिया था, सहेली, एक गोली है मालाडी। ये ऐसे टेबलेट हैं जो लेडीज अक्सर लेती हैं, दिजार होती कंट्रोल होती। इनमें वास्तव में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये हार्मोन होते हैं। दे हैव प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इनमें ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये जो पिल्स हैं फॉर 21 डेज 21 दिन तक रहनी होती है, और इसमें 7 डेज का गैप है, 7 डेज है, फिर 21 डेज के लिए फिर 7 डेज है। इस तरह की होती है, तो जिससे होता है जिससे क्वेश्चन नहीं होता। अच्छा, इसमें स्टार्ट कौन से करेंगे? स्टार्टिंग पीरियड फ्रॉम एनी डे ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में किसी भी दिन से शुरू कर दो। जो फीमेल में, ये फीमेल के लिए है, ये ज़्यादा फीमेल में रहते हैं, तो मेंस्ट्रुअल फेज जब स्टार्ट होती है तो उसमें जनरली 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। तो इस 5 दिन में कोई से दिन से आप शुरू करें, 21 दिन तक लगेंगे। तो दीज आर दी वेरी इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये बहुत इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। इनमें जो एक सहेली है ये काफी अच्छी मानी जाती है। सहेली नॉन स्टेरॉइड, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं होता, क्योंकि स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट बहुत होता है। तो दिस इज नॉन स्टेरॉइड टेबलेट which is used by female. It do not have any chemical, it do not have such type of harmful substance that will go in any side effect। तो ये बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये once a week में एक बार लेनी होती है सहेली गोली, और ये इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नहीं है, लेकिन कुछ इम्प्लांट हम यूज करते हैं, फीमेल में इम्प्लांट्स विद हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इम्प्लांट इस तरह की एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये इम्प्लांट है, इनको हम इनमें हार्मोन है अंडर दी स्किन रखते हैं, या अंडर दी स्किन, स्किन के नीचे को रख देते हैं, और इनमें से हार्मोन लिए होते रहते हैं, लंबे समय के हार्मोन बनते रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी पॉपुलेशन कंट्रोल में प्रदान करते हैं। इसके बाद कुछ टैबलेट है इमरजेंसी पिल, इमरजेंसी पिल may be taken up to 72 hours after coitus। अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम कोई रिप्रोडक्शन के टाइम को
इसमें जो जैसे स्टेलाइजेशन में हम स्पर्म को इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि वो अपनी जगह पे ना पहुंचे। ये एक तरह से सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल या ऑपरेशन है। इसको वैसेक्टोमी, ये टेस्टिज है, टेस्टिज से वेस्ट डिफरेंस आती है। ये वेस्ट डिफरेंस है, वेस्ट डिफरेंस को यहाँ से कट करवा देते हैं, कट कर दिया है तो इसको कहते हैं वैसेक्टोमी, कट राउंड मिड। इसको बीच में से काट देते हैं, यहाँ से अलग कर देते हैं ताकि इसको यहाँ से आगे ना आए। ये टेक्निक आदमी में की जाती है, मेल में की जाती है, और इसमें स्क्रोटम से एक माइनर कट करके एक दूंगा, स्क्रोटम से एक इंसिजन लगा के और इसको यहाँ ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये इसको यहाँ से आगे वो ना निकले। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी सेकेंड टेक्निक फीमेल में जो ओविडक्ट है, इस ओविडक्ट को दोनों ओविडक्ट को यहाँ से इधर वाले को भी काटते हैं और इधर वाले को भी काट देते हैं, यहाँ से ये ओविडक्ट काटते हैं। तो ये इसको काट दिया जिसकी वजह से क्या होता है कि वो यहाँ से आगे नहीं जा सकते। फीमेल में ये कट करवाया जाता है, इस कट के लिए या तो एब्डोमेन से या उसके वेजिना से छोटा सा इंसिजन करके हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, जिसकी वजह से फीमेल में ये जो ओवम है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये दोनों ही इरिवर्सिबल टेक्निक है, इनको वापस नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार इनको कट करवा दिया तो फिर इनको ठीक नहीं कर सकते। ये परमानेंट टेक्निक है, ये हमेशा ठीक हो जाता है। एक और टेक्निक है लाइगेशन। लाइगेशन में क्या करते हैं, आजकल लाइगेशन किया जाता है, इसको ये जो रेलेवेंट ट्यूब है इसको लाइगेट कर देते हैं, इसमें गांठ लगा देते हैं, इसको कहते हैं लाइगेशन। चाहे हम वेसिक्टोमी में करें या ओविडक्ट में करें, दोनों में लाइगेशन हो जाता है। ये टेक्निक भी एक बड़ी कामयाब टेक्निक है, इसको रिवर्सिबल किया जा सकता है, इसको रिवर्स कर देते हैं। ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है और ये परमानेंट फंक्शन है। अगर जरूरत पड़ी तो इसको रिवर्स भी कर देते हैं, इसको फिर से आदमी को करना शुरू कर देते हैं। दोनों में ये टेक्निक काम है। एक और टेक्निक है, इसमें ओवरिक्टोमी और टेस्टिक्टोमी, इन दोनों को कास्ट्रेशन कहते हैं। ऑपरेशन के द्वारा टेस्टिस या ओवरी को काटने दबा देते हैं, रिमूवल ऑफ रिप्रोडक्टिव, इसको रिमूवल कर दिया आपने, काट के ही निकाल दिया। ना तो टेस्टिस बनाने के लिए, टेस्टिस को इस पर भरने के लिए कोई जरूरत रहेगा, ना ही वो बनेगा। तो ये टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिनको हम इजीली यूज कर सकते हैं ऑपरेशन का कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद आता है कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट ऑफ कुछ पिल्स के भी होते हैं, हार्मोन के भी होते हैं, और ये जो टेक्निक हमने लिस्ट की है, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है
नोजिया, जुकाम रह सकता है। दूसरा हो सकता है पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेन हो सकता है। तीसरा हो सकता है मोर ब्लीडिंग, फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल होता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इससे खून की कमी हो जाती है। अगला मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, टाइम से नहीं होता, कभी वो 25 दिन हो जाएगा, कभी वो 30-32 दिन होगा, तो ये इरेगुलर कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ये इसके हार्मफुल इफेक्ट है। इसलिए विदाउट डॉक्टर, विदाउट मेडिकल गाइडेंस हमें कोई भी केमिकल यूज नहीं करना चाहिए। पहले डॉक्टर से हेल्प लेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, सलाह मशवरा करके तभी यूज करेंगे। ये तो थे कॉमन पॉपुलेशन का कंट्रोल। एक मेथड और आता है, वो है एमटीपी। एमटीपी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो दवाइयों के द्वारा उसको जो फोइटस है उसको रिमूव कर देते हैं, रिमूवल, ये कहलाता है एमटीपी। दवाइयों के द्वारा दुनिया में ऐसा होता है कि 45 से 50 मिलियन एमटीपी एवरी ईयर होती है, एवरी ईयर, हर साल इतने अबॉर्शन किए जाते हैं बिना रिसोर्स के। अब ये सारे के सारे पॉपुलेशन कंट्रोल है। 1971 में गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया एमटीपी को, एमटीपी क्यों एमटीपी लीगल है, लेकिन ये विदिन 12 वीक ही कर सकते हैं, विदिन 12 वीक। पहले 12 वीक में आप इसको यूज कर सकते हैं, विदिन 12 वीक वी कैन यूज दिस। हम पहले 12 वीक में इसको सरकार ने कहा पहले 12 वीक में कोई भी एमटीपी आप करा सकते हैं विदाउट एनी सेटिंग। एमटीपी हमारे लिए सेफ है क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सेफ। बाद में ये हार्मफुल हो जाती है और बहुत से लोग इलीगल भी इसको कराते हैं, वो चेक करके सोनोग्राफी से पता लगा लेते हैं। वैसे आप करते हैं सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड टेक्निक से पता लग जाता है कि फीमेल के अंदर मेल है कि फीमेल है। प्रेगनेंसी में इसमें मेल या फीमेल का पता लगा रहे हैं, फीमेल थोड़ी सारी ये टेक्निक फीमेल फोर्टिसाइड मेरे को मान लेते हैं, जिससे सेक्स रेशो डिस्टर्ब हो जाती है, सेक्स रेशो डिस्टर्ब, फीमेल की संख्या बढ़ जाती है। ये इसलिए इसका मिसयूज होता है, इसलिए आप इसमें बिना परमिशन के आप एमटीपी नहीं करा सकते। लेकिन पहले 12 वीक में इलीगल है, पहले 12 वीक में करा सकते हैं, लेकिन ये केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कराएंगे, ये प्राइवेट में आप नहीं कराएंगे। लेकिन जो पैसे वाले हैं विदेश में जाके करवा लेते हैं और वहीं वो चेकिंग करवा लेते हैं, वहीं वो उसको जांच करा के, तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक हैं। लेकिन ये सारे मेथड पॉपुलेशन कंट्रोल के हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल का स्टेबल मेथड होते हैं, जो मेथड स्टेबल है हर मेथड की अपनी अपनी लिमिटेशन है, हर मेथड की अपनी अपनी बेनिफिट है। तो ये सारे के सारे, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया मेथड जो है वो है एब्स्टिनेंस। केवल 7 दिन के लिए कॉन्टेक्ट ना हो तो दैट मेथड इज बेस्ट मेथड। उसमें 10 से 17 दिन तक मेल फीमेल में कॉन्टेक्ट नहीं हो तो मेथड सबसे बढ़िया है, जिसमें मेल और फीमेल कुछ टाइम के लिए कॉन्टेक्ट नहीं करते बाकी। लेकिन ये जो केमिकल है ये केमिकल। आज हम लेंगे एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसके बाद हम लेंगे
इनफर्टिलिटी। ये दो टॉपिक इस चैप्टर के रहते हैं, आज हम इनका जिक्र करेंगे। पहले हम लेंगे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम वीडी, वेनेरियल डिजीज, या आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी कहते हैं। एसटीडी, जैसे कि नाम है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये मेनली वो बीमारी है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। वो सभी बीमारी जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं उनको हम एसटीडी कहते हैं। ये इनमें जो मेन बीमारी है, सबसे पहली आती है गोनोरिया, जो मेनली लेडीज में होती है, गोनोकोकस नामक बैक्टीरिया से। दूसरी आती है सिफिलिस, ये मेल में होती है मेनली। तीसरी आती है जेनाइटल हर्प्स और जेनाइटल वार्ट, ये दोनों में हो सकते हैं, जेनाइटल हर्प्स और जेनाइटल वार्ट्स। चौथी फीमेल में वेजाइनिटिस, केवल फीमेल में। इसके अलावा क्लैमाइडियासिस, क्लैमाइडिया नामक फंजाई से होती है, क्लैमाइडियासिस। इसके बाद ट्राइकोमोनासिस, ट्राइकोमोना से होती है। हेपेटाइटिस बी, और एड्स। ये सारी 9 की 9 बीमारियां दे आर वायरल डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये बीमारी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है मेनली। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई डिफेक्ट है, जनरली दीज आर माइक्रोबियल डिजीज, ये सारी की सारी माइक्रोबियल है, या तो बैक्टीरिया से या वायरस से। बैक्टीरिया, वायरस, कुछ फंजाई के भी है, फंगल। ये 3 मेन कैटेगरी की हैं। इसमें हेपेटाइटिस और एड्स, ये 2 बीमारी मेनली। इसके अलावा डिफेक्टिव नीडल से भी फैलती हैं, डिफेक्टिव नीडल। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो एक ही नीडल से कईयों को ड्रग दे देते हैं, नीडल लगाते हैं। वो नीडल अगर किसी ऐसे आदमी के लग गई जो इन्फेक्टेड है, तो हेपेटाइटिस और एड्स मेनली इसी से फैलता है, क्योंकि या ब्लड से भी फैल जाता है, डिफेक्टिव ब्लड से, लेकिन ब्लड कोई भी डिफेक्टिव नहीं देता, ब्लड आज टेस्ट करा के देते हैं, इससे भी हो जाती है। ये सारी बीमारी हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बीमारी है। आपको पता है एड्स का दुनिया में कोई उपचार नहीं है, एड्स अनट्रीटेड बीमारी है। अच्छा, ये जो जेनिटल हर्ब्स है, ये बीमारी भी नीडल से फैल जाती है, और ट्रीटमेंट इसका भी नहीं है, जेनिटल हर्ब्स का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और लेटर स्टेज में हेपेटाइटिस, जेनिटल हर्ब्स और एड्स, these 3 disease could not be treated at later stage। एड्स तो कभी भी ट्रीट नहीं होती, एड्स का तो भी ट्रीटमेंट है ही नहीं, लेकिन ये बीमारी भी अगर बाद में पता लगे तो दीज आर अनट्रीटेबल डिजीज, इनक्योरेबल है, इनको हम इलाज नहीं करवा सकते, बड़ी खतरनाक बीमारी है। जितनी भी ये सारी की सारी बीमारी में होता क्या है, सबसे पहले इनके सिम्टम्स की मैं बात करूं।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन एंड इचिंग, दर्द रहता है और खुजली रहती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेक्रेशन which may be mucus, bloody और वाटरी, पीला पीला पानी की तरह का या ब्लड की तरह का सेक्रेशन होने लग जाता है और लेडीज में इससे अबॉर्शन भी हो जाता है और पीआईडी, पीआईडी शॉर्ट टर्म है पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये भी हो जाती है। पैल्विक रीजन में स्वेलिंग आ जाती है, पेन रहता है और पेन ड्यूरिंग सेक्स और यूरिनेशन, पेशाब करते हुए बहुत दर्द होता है, सेक्स करते हुए बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये सारी बीमारी ऐसी हैं जो बड़ी खतरनाक है। फीमेल में एक और कभी कभी हो जाता है इनमें एसटीडी में, और उसकी चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्चुअली एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी फॉल्स प्रेगनेंसी है। यूटेरस में कोई सिस्ट डेवलप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, फीमेल को लगता है वो प्रेग्नेंट है, बट शी इज नॉट प्रेग्नेंट। उसके अंदर कोई ऐसी चीज डेवलप हो जाती है, कोई विसोली हो सकती है, कोई बड़ा कोई एक टिश्यू हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल, या कोई भी ऐसी मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी वास्तव प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन ये लगता है फीमेल को कि वो प्रेग्नेंट है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल और खतरनाक बीमारी है। ऐसी लेडीज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है, वो जनरली मां नहीं बन पाती उसमें, जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं करें, ठीक नहीं करें उसको। और ये जनरली 15 to 24 ईयर एज इज क्रिटिकल फॉर एसटीडी, क्योंकि इस एज में बच्चों के ऊपर कंट्रोल कम होता है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से वो किसी की सुनते नहीं, अपनी मर्जी करते हैं, और एक दूसरे के प्रति उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है मेल फीमेल में, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा लगती है। तो इसमें हमारे जो टीनेज और यूथ, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एसटीडी से। आपको पता है एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एड्स इज इनक्योरेबल। एड्स का कैलिफोर्निया में सबसे पहले पता लगा था, एड्स वाज डिटेक्टेड इन कैलिफोर्निया फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले एड्स का कैलिफोर्निया में 1981 में पता लगा था, कैलिफोर्निया में फर्स्ट केस। ये बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है, HIV वायरस से होती है। इसका डिटेल हम ह्यूमन डिजीज वाले में लेंगे, जब आप ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस बीमारी में हमारी हेल्पर टी सेल काम नहीं करती। हमारे ब्लड में एक हेल्पर टी सेल होती है,
वो सेल काम करना बंद कर देती हैं, उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। जब ये सेल काम नहीं करेंगी तो हम इम्यून नहीं रहते, तो हमें बीमारी हो जाती है। हम कैसे बचें इनसे? सबसे पहले प्रॉपर केयर, हम सावधानी रखें। नो सेक्स विद अनवांटेड पर्सन, अनवांटेड पर्सन के साथ सेक्स ना करें जिसको हम नहीं जानते, जिससे हमारी जान पहचान नहीं है। वैसे तो मोनोगैमस होना चाहिए, हमें पति पत्नी में ही सेक्स होना चाहिए, बाकी में नहीं होना चाहिए। मोनोगैमस का मतलब है जो आपका पार्टनर है उसी के साथ सेक्स संबंध हो, दूसरे के साथ नहीं हो। अवॉइड कॉन्टैक्ट ड्रग इंजेक्शन एंड फेयर निडिल, इनको भी हम अवॉइड करेंगे। इसके अतिरिक्त टेक एडवाइस ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट। जब कोई अगर सेक्सुअल ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, किसी भी नीमकीन डॉक्टर के पास ना जाए, उससे सलाह ना लें। गायनेकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होते हैं जो सेक्सुअल बीमारियों के बारे में जानते हैं, इन्हीं के पास जाएं। हर डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में, जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट जरूर होता है, उससे सलाह लें या किसी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें। इसके अलावा डू नॉट यूज अंडर गारमेंट, किसी के भी अंडर गारमेंट यूज ना करें, किसी के भी अंडरवियर हम यूज ना करें। डू नॉट यूज अंडर गारमेंट ऑफ, भले ही वो एनी पर्सन, चाहे वो कोई है, चाहे वो हेल्दी है, चाहे वो इन्फेक्टेड है, कभी भी अंडर गारमेंट यूज ना करें, नहीं तो बीमारी हो सकती है। ये हमारा एक प्रॉपर वो था एसटीडी के लिए। एसटीडी में प्रिकॉशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है प्रिकॉशन। आप प्रिकॉशन करेंगे तो ये नहीं होंगे। और ये वैसे भी एक सोशल इविल मानी जाती है, दीज आर एक्चुअली सोशल इविल। तो इसलिए प्रिवेंशन इनके लिए जरूरी है, दे शुड बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंशन इज बेटर। तो ये तो थी हमारी एसटीडी। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। बहुत बार क्या होता है कि कोई भी आदमी अनेबल टू रिप्रोड्यूस, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस या इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एनिमल, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इज नोन एज इनफर्टिलिटी। जब बच्चे पैदा नहीं कर सकते इसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के कितने सारे कारण हो सकते हैं। मेंटल हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं, कोई डिफेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो इनफर्टिलिटी ऐसे केस में पर्सन के बच्चा नहीं होता, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो इसके लिए कुछ टेक्निक हैं, हम उनको यूज करते हैं। इन टेक्निक को कंबाइंड कहते हैं ART, फॉर दोज पर्सन हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस। एक टेक्निक है ART, इसको हम कहेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, फुल फॉर्म है ART की। ART को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब ART में क्या होता है? ART में हम किसी सहायता से, किसी भी हेल्प से ART में हम कोशिश करते हैं कि इसके जो बच्चा हो, किसी सहायता से बच्चा हो जाए। कोई भी हेल्प हमने असिस्टेंस करना, किसी को मदद करना। अब इसमें
कई सारी टेक्निक है। सबसे पहली टेक्निक आती है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है, जैसे कि नाम है IVF, इसमें आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। हमने स्पर्म और ओवम को निकाल लिया और उनको बाहर हेपेटाइटिस में फर्टाइल बना लिया, जाइगोट बना लिया। ये कहलाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन आउटसाइड द बॉडी। जब आउटसाइड द बॉडी में फर्टिलाइजेशन करवा दिया तो फिर हम क्या करते हैं, या तो ET एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवाते हैं। ET का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो तो ट्रांसफर कराएंगे यूटेरस में। अगर एम्ब्रियो बन गया, डेवलप हो गया, ये ब्लास्टोमियन बन गया, 8 सेल से आगे, अगर 8 सेल से ज्यादा है, मोर देन 8 सेल, मोर देन 8 सेल स्टेज, ये एक जाइगोट बना। इस जाइगोट में जब 8 सेल बन जाएंगी, 8 से ज्यादा बन जाएंगी, तो हम इसको कहाँ करेंगे, हम इसको यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। ये तो कहलाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। दिस टेक्निक एम्ब्रियो ट्रांसफर। और इस तरह जो बच्चा पैदा होता है उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। सच चाइल्ड आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी वो बच्चे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन थेरेपी से बाहर होता है, डेवलप यूटेरस के अंदर होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में पैदा हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दीज चाइल्ड आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल बट फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है लेकिन ये बच्चे यूटेरस में ही डेवलप होगा, गेस्टेशन पीरियड में ही चलेगा। ये तो था। इसमें हम ZIFT, ये भी टेक्निक में है, ZIFT। जाइगोट अगर बनता है, जाइगोट लेवल में ट्रांसफर करें तो ये होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना के हम ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वहां से वो नेचुरल मेथड से ही आगे बच्चा पैदा होता है। तो ये टेक्निक ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये भी इसका एक इलाज है अगर मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। दूसरा इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है हमें फर्टिलाइजर नेचुरली करवाना है। इसमें कई कारण हैं। पहला कारण हो सकता है हु कैन नॉट कंसीव, वो औरत जो कंसीव नहीं कर सकती, हु कैन नॉट कंसीव, जो रिप्रोडक्शन नहीं करती। दूसरा हो सकता है लेस स्पर्म काउंट। तीसरा हो सकता है डिफेक्टिव या ओब्लिक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसकी जो ये वजीना है, ये वजीना तिरछी है, तो यहां से स्पर्म यहां नहीं जा सकते। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में इन विवो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ऐसे केस में हम स्पर्म को अंदर या तो यूटेरस में डाल देते हैं या वेजाइना में डाल देते हैं। मेल के स्पर्म को हम अंदर डाल देते हैं। ये टेक्निक, इसमें हम अगर स्पर्म काउंट है तो किसी दूसरे के स्पर्म भी डाले जा सकते हैं। जानवरों में टेक्निक बड़ी कामयाब है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
विदेशों में स्पर्म बैंक हैं, वहां से कोई भी लेडी स्पर्म लेके प्रेग्नेंट हो सकती है। दिस इज द अनदर टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आर्टिफिशियल टेक्निक से हम प्रेगनेंसी ले सकते हैं, करवा सकते हैं, या यूटेरस में डाल दो या वेजाइना में डाल दो। इसके अलावा अगर यूटेरस में करते हैं तो इसको कहते हैं IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। कई बार क्या होता है, स्पर्म काउंट कम है, वो स्पर्म जब तक यूटेरस तक जाते सारे मर जाते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम स्पर्म को छोड़ते ही यूटेरस में, ताकि वो यूटेरस से पहले वेजाइना में सर्विक्स में ना पहुंचे, डायरेक्ट वो यूटेरस में जाए, वहां से वो इजीली ओवम तक पहुंच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये केस IUI कहलाता है, इंट्रा यूटेराइन फर्टिलाइजेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में हम इसको केवल यूटेरस में हम स्पर्म को डालते हैं, सीमेन को डालते हैं, और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा ये टेक्निक कर दी जाती है। इसके अलावा एक और टेक्निक है सरोगेसी। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो बच्चे को नहीं पाल सकती, तो ऐसे केस में उनका एक्चुअल जिनकी फिजिकली हालत ठीक नहीं है, बीमार है, बहुत सीरियस केस है, तो ऐसे केस में वो औरत उस बच्चे को किसी दूसरी औरत के यूट्रस में इम्प्लांट करवा देती है। ये कहलाते हैं सरोगेसी, और इस मदर को कहते हैं सरोगेट मदर। जो मदर इसको पालती है उसको कहते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट मदर उसको जन्म देगी, लेकिन जीन और करैक्टर इसमें उसी के रहेंगे जिसका वो बच्चा है। उसने केवल उसको 280 दिन पाला है, भोजन खिलाया है। एक और टेक्निक है ICSI। इसमें क्या करते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इम्प्लांट करते हैं, वहां उसको इंजेक्शन के द्वारा डाल देते हैं, जिससे वो जाइगोट बना देता है। ये टेक्निक कहलाती है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इसी से टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं, या हम उसी में। तो ये जो टेक्निक है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कपल जो बच्चे चाहते हैं और किसी कारण से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन सबसे अच्छी टेक्निक, अगर हमारे पास सब कुछ है, देन देयर आर अदर ऑप्शन। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शन को अगर हम यूज करें तो ये भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। ए लॉट ऑफ ऑर्फन चाइल्ड, हमारे देश में बहुत सारे ऑर्फन चाइल्ड हैं। ऑर्फनेज से बच्चा ले लो, बच्चे का अडॉप्शन और उस बच्चे को पालो, दैट इज आल्सो ए वेरी नोबल टास्क। एक बड़ा अच्छा काम है, बड़ी अच्छी वो है। ये जो इस तरह टेस्ट ट्यूब बेबी या दूसरे, इनमें सोशल, इमोशनल, मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है। कई बार हम ये सोचते रहते हैं, पता नहीं ये बच्चा किसका है, पता नहीं ये कैसे डेवलप हुआ है, पता नहीं इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम करते हैं। तो इसका इलाज ये है कि आप किसी भी ऐसी जगह से बच्चा ले लें, किसी हम ऐसे ऑर्फनेज से, किसी ऑर्फन सेंटर से, अनाथालय से, किसी ऐसी जगह से हम बच्चा ले सकते हैं और उस बच्चे को हम लेके पाल सकते हैं। तो ये टेक्निक है, ये ऐसे लोगों के लिए जिनके बच्चे पैदा नहीं होते। ये था हमारा ये इनफर्टिलिटी के कोज कुछ भी हो सकते हैं। इसमें हम एक टर्म आती है ET। ET का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफर। ET में एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो बना के ET बराबर एम्ब्रियो ट्रांसफर। अगर एम्ब्रियो को भी हम ट्रांसफर कर दें तो भी हम पहले एम्ब्रियो बनवाते हैं बाहर। ये टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह का ही टेक्निक है। तो ये सारी टेक्निक ET से टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है बाद में।
तो ये सारी की सारी टेक्निक हम कर सकते हैं स्टेरिलिटी को दूर करने के लिए, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए। ये था हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट। ओके।